सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि हम अपने बेटे नवीन से मिलने चल रहे हैं तो वहीं अपनी बेटी रवीना को बुला लेते हैं, क्योंकि अब उनकी बच्ची की भी छुट्टियां हो रखी हैं। तो दोनों बच्ची से वहीं मिलना हो जाएगा। अब दोनों भाई बहन एक ही शहर में रहते हैं, तो फिर क्यों बेटी को इधर बुलाकर परेशान करना, वो भी अपने भाई भाभी से मिल लेगी। सुमित्रा जी ने अपने पति रामकिशन से कहा। तो रामकिशन जी बोले, हाँ भाग्यवान, बात तो सही कह रही हो, दोनों बच्चों से मिलना वहीं हो जाएगा। मैं जरा नवीन को फ़ोन करके बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। हाँ ठीक है जी, कहते हुए सुमित्रा जी रसोई घर में चली गई और इधर रामकिशन जी ने अपने बेटे नवीन को फ़ोन किया। तो इधर से तेज संगीत के बजने की आवाज़ आ रही थी, कई लोगों के ठहठकों की आवाज़ भी आ रही थी। तो रामकिशन जी को लगा कि उन्हें गलत समय पर कॉल कर दिया। बेटा, लगता है कि तुम ज़्यादा व्यस्त हो, बाद में फ़ोन करता हूँ, रामकिशन जी ने कहा। तो नवीन बोला, हाँ पापा, आज कुछ दोस्तों को शादी में शामिल नहीं हो सके, उनको खाने पर बुलाया था, वहीं पार्टी चल रही है जिसका शोरगुल आप सुन रहे होंगे, बाद में बात करते हैं। कहते हुए नवीन ने फ़ोन काट दिया। तभी अंदर आते हुए सुमित्रा जी ने कहा, क्या हुआ जी? क्या कहा? नवीन ने, कुछ नहीं, भाग्यवान लग रहा है, वो अपने दोस्तों को अपनी शादी की पार्टी दे रहे हैं, इसलिए बात नहीं हो पाई, कल बात करते हैं। तुम तो अपने चलने की तैयारी करो, परसों हमें चलना भी है। हाँ जी, तो ठीक है, लेकिन पहले बेटे से बात तो हो जाने दो, कहीं हम सारी तैयारी कर ले और बेटे के पास कहीं समय ही ना हो। अरे लगता है तुम पगला गई हो, बेटे के पास हमें चल रहे हैं, बेटा हमारे पास नहीं आ रहा, जो उसे समय नहीं मिलेगा। कहते हुए रामकिशन जी ठेके लगाकर हंसने लगे। अगले दिन रविवार था, आज तो नवीन फ्री होगा, ये सोचकर रामकिशन जी ने अपने बेटे नवीन को फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन आज भी कुछ आवाज़ें आ रही थी। पर आज बात करनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए रामकिशन जी हिम्मत करके बोले, बेटा नवीन, मैं और तुम्हारी माँ कल ट्रेन से तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम्हारी दीदी भी अपनी बेटी महक के साथ वहीं आ रही है, ताकि वो भी हम सब से वहीं मिल लेगी। ये सुन नवीन तुरंत बोला, पापा, आपने आज फिर गलत समय पर फ़ोन कर दिया, सविता के ऑफिस के बॉस आए हुए हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। कहकर नवीन फ़ोन रखने ही वाला था, तभी रामकिशन जी ने कहा, बेटा आज बताना ज़रूरी था, इसलिए फ़ोन करना पड़ा, क्योंकि हम लोग कल ही निकल रहे हैं। अच्छा पापा, तो क्या आप सभी लोग आ रहे हैं? वो क्या है ना, दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने बेटे के घर से भला हमें क्या दिक्कत हो सकती है, रामकिशन जी ने कहा। तो नवीन बोला, आपको दिक्कत नहीं होगी पापा, लेकिन हमें दिक्कत हो जाएगी। नवीन के आवाज़ से तो रामकिशन जी हैरान रह गए। बगल में खड़ी सुमित्रा जी भी सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि अभी वो अपनी बेटी को क्या बताएंगी और कैसे बताएंगी कि नवीन ने आने से मना कर दिया। शादी के पहले तक नवीन ऐसा नहीं था, शादी के बाद क्या हर कोई इतना बदल जाता है कि अपना परिवार ही उसको पराया लगने लगता है। बेटे की बातों से आहत रामकिशन जी ने रात का खाना भी नहीं खाया और चुपचाप सो गए। पर इधर सुमित्रा जी सोचती रही कि कल उन्हें अपनी बेटी को बताना होगा कि वे लोग मुंबई नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो भी अपने भाई के घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। लेकिन इसका कारण क्या बताएंगी, ये सोचकर सुमित्रा जी का दिल बैठा जा रहा था। अगले दिन सुबह रामकिशन जी सोकर उठे ही थे, तभी नवीन का फ़ोन आ गया। तो कांपते हाथों से रामकिशन जी ने फ़ोन उठाया। सॉरी पापा, कल मैंने सविता से बिना डिस्कस किए आपको कह दिया था कि दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब मैंने रात में सविता से बात की तो उसे कोई दिक्कत नहीं है आपके आने से, इसलिए आप लोग अवश्य आएंगे, आपने आने में कोई फेरबदल मत कीजिए। बेटे की बात सुनकर रामकिशन जी चुप ही रहे।
तभी सुमित्रा जी ने फ़ोन लेते हुए कहा, हाँ बेटा, हम लोग अवश्य आ रहे हैं। कहकर सुमित्रा जी ने फ़ोन रख दिया और रामकिशन जी को झकझोरते हुए बोली, देखो जी, कह रही थी ना कि हमारी बहू बहुत संस्कारी है, वो सब संभाल लेगी। रामकिशन जी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था दिक्कत किसको थी, लेकिन ये ज़रूर समझ आ गया कि बच्चों को दी गई परवरिश में ज़रूरी कोई कमी ना रही हो। इसलिए तो बेटे अपनी डिस्कस खुद नहीं ले सकता। खैर, जो भी था, अब वे दोनों अपने बेटे बहू के पास जाने के लिए तैयारी करने लग गए और अपनी बेटी रवीना को भी फ़ोन करके बता दिया कि वे लोग अभी निकल रहे हैं, तुम भी आने की तैयारी कर लो। ट्रेन में बैठते ही रामकिशन जी ने अपने बेटे के पास फ़ोन करके बता दिया कि वो लोग कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो बेटे ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ पिताजी, ठीक है, लेकिन अगर मुझे थोड़ी देर भी हो जाए तो आप लोग स्टेशन पर ही रुक जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह 6 बजे स्टेशन पर उतरे रामकिशन जी ने अपने बेटे के पास फ़ोन मिलाया, पर नवीन ने फ़ोन नहीं उठाया। तो चिंतित होते हुए सुमित्रा जी ने पूछा, सुमित्रा, अब क्या किया जाए? नवीन ने फ़ोन ही नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं जी, एक बार फिर कॉल कीजिए, वो नहीं तो बहू ज़रूर उठाएगी। सुमित्रा जी को नवीन से अधिक बहू पर विश्वास था। ये देखकर रामकिशन जी भी खुश थे कि माँ को अपने बेटे से ज़्यादा अपने बहू पर विश्वास है। तो इससे बड़ी बात आज के रिश्तों के बदलते दौर में और क्या हो सकती है। सोचते हुए रामकिशन जी ने बेटे को फिर से कॉल किया तो इस बार बेटे ने फ़ोन उठा लिया। उसके उत्तर से लग रहा था कि अभी तक नींद से जागा नहीं है। उसने कहा, कौन? मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। बेटा, हम लोग मुंबई स्टेशन पर आ गए हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है पिताजी, आप लोग वहाँ से निकलकर गेट की तरफ आ जाइए, तब तक मैं आ जाता हूँ। ये सुन रामकिशन जी भी खुश हो गए कि नवीन उन्हें लेने आ रहा है। इससे पहले नवीन जहाँ भी रहता, चाहे पढ़ाई के समय या नौकरी के समय, वो ट्रेन के आने से पहले ही उन्हें लेने के लिए प्लेटफार्म पर आ जाता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ, खासकर शादी के बाद, कि वो उन्हें रिसीव करने के लिए ट्रेन आने से पहले प्लेटफार्म पर मौजूद नहीं था। इस बार हो सकता है कि काम की अधिकता के कारण रात को देर तक जागना पड़ा हो, इसलिए बेटा नहीं पहुंचा होगा। सोचते हुए दोनों पति पत्नी स्टेशन से बाहर आ गए और वेटिंग रूम में बैठकर नवीन के इंतज़ार करने लगे। तभी थोड़ी बाद नवीन का फ़ोन आया। आप कहाँ हैं पापा? बेटा, बुकिंग काउंटर के सामने हाल में इंतज़ार कर रहे हैं। नवीन ने फिर पूछा, किस हाल में वेट कर रहे हैं? तो रामकिशन जी कुछ बोलते उससे पहले ही फ़ोन कट गया। तो दोबारा फ़ोन लगाने ही वाले थे कि नवीन उन्हें ढूंढता हुआ वहां तक आ गया। रामकिशन जी ने बेटे की तरफ देखा तो वो गुस्से से लाल हो रखा था। उसने एक टैक्सी की और उन दोनों को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आज उसने पापा मम्मी को प्रणाम करने के बाद कुछ समाचार नहीं पूछा। पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा रहा। सुमित्रा समझ नहीं पा रही थी कि इतनी अधिक बात करने वाले बेटे को आखिर क्या हो गया है। खैर, कुछ समय बाद नवीन रामकिशन जी व सुमित्रा जी को लेकर अपने फ्लैट पर पहुंच गया और उन्हें लिविंग रूम में छोड़कर स्वयं बेडरूम में चला गया। वहां बहू अभी रसोई में थी। वो हड़बड़ा कर उठी और बहू अभी सोई हुई थी। वो हड़बड़ा कर उठी और तुरंत बाहर लिविंग रूम में आकर उसने रामकिशन जी और सुमित्रा जी के पांव छुए और वापस चली गई। तभी नवीन ने बाहर आते हुए कहा, पापा, उस वक्त तो हम कुछ नहीं बोला, क्या स्टेशन पर आपसे झगड़ा करूंगा, लेकिन आपको कितनी बार फ़ोन किया, आपको फ़ोन को रिसीव करना नहीं चाहा। मैं इतनी सवेरे उठकर आपको लेने स्टेशन गया था और आप ही की कॉल नहीं रिसीव करते
आप भी अजीब हो गए हैं। नवीन का व्यवहार देखकर रामकिशन जी हर्षप्रद थे। उन्होंने स्वयं को दोषी मानते हुए कहा, सॉरी बेटा, थोड़े इस उम्र में सर्वंट दोस्त स्टेशन पर शोरगुल के कारण फ़ोन रिसीव नहीं कर सका। नवीन की आवाज़ तेज होती जा रही थी। आप जानते हैं पापा, ऑफिस का काम निपटाने के लिए देर रात तक जागने के बाद भी सुबह जल्दी उठकर आपको लेने के लिए गया और इतने लापरवाह हैं कि फ़ोन भी नहीं उठा लेते। बाहर खड़ी नवीन की बहन रवीना और उसकी बेटी महक ये सब सुनकर अवाक रह गई। रामकिशन जी भी अपने सिर झुकाए चुपचाप नवीन की बातें सुन रहे थे, ताकि नवीन को लगे कि उसकी बातें और आरोप उन्हें स्वीकार कर लिया है। ये जरूरी भी था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि नई नई बहू के सामने कोई भी तमाशा हो। लेकिन नवीन ने अपने माता पिता पर जोर जोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी सविता के सामने बेटे और बाप के रिश्तों की कलाई जरूर खोल दी थी। जिस माता पिता को बेटे ही सम्मान नहीं देते तो बहू क्या सम्मान देगी। सुमित्रा जी ने देखा कि उनकी बहू भी कमरे में पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी। तभी अचानक डोर बेल बजी। लगता है रवीना आ गई, सोचते हुए सुमित्रा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी बेटी नाती को देखकर बहुत खुश हो गई। रवीना ने भी जाहिर नहीं होने दिया कि उन्हें उनकी सारी बातें सुन ली। वो भी खुशी खुशी घर के अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद सविता ने चाय बनाकर उन तीनों को हाल में दे दी। जल्दी जल्दी तैयार होकर एक साथ दोनों पति पत्नी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते समय नवीन ने कह दिया कि माँ दीदी आप लोग खाना खा लीजिए, मेड खाना बनाकर जाएगी। सविता ने उनसे ज़रूरी निर्देश दे दिए हैं। बोलते हुए वो घर से बाहर निकल गया। पूरे दिन भर रामकिशन जी व सुमित्रा जी अपने बेटे की कही बातें भूलकर बेटी और नाती के साथ खुशी खुशी दिन बिताया। शाम को जब सब लोग एक साथ खाना खाने बैठे तो नवीन ने अपनी भांजी महक को देखा। महक, खाना चबा चबा कर खाया करो, ज़्यादा देर तक चबा चबा कर खाने से गुस्सा कम आता है। इतने में महक बोल उठी, मामू मुझे लगता है इस शिक्षा की ज़रूरत तो आपको अधिक है। आपने सवेरे सवेरे नाना जी के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया। ल्यूटरन बिहेव, लर्न टू बिहेव यूर सेल्फ देन टीच आदर्श कहकर वो बिना खाना खाए ही वहाँ से उठ गई। तभी रवीना ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, महक बड़ों से ऐसे बातें करते हैं क्या? मम्मा पहले बड़ों को समझाओ फिर मुझे बताना। कहते हुए महक तेजी से अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। भैया मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, रवीना ने नवीन की तरफ देखते हुए कहा। तो नवीन कुछ नहीं बोला और चुपचाप उठकर बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला गया। कल रात के बाद आज सुबह से ही वातावरण तनावग्रस्त था। सविता ने रामकिशन जी को चाय लाकर दे दी। रात में उसके और नवीन के बीच क्या हुआ किसी को नहीं मालूम था, परंतु कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी प्रतिछाया उन दोनों के चेहरे पर सुबह दिख रही थी। सविता नवीन को चाय देकर चली गई, लेकिन नवीन ने आज चाय भी नहीं पी। चाय वैसे की वैसी रखी रही। थोड़ी देर बाद सविता बाथरूम से निकलने के बाद तेज स्पीड से तैयार हुई और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। तो नवीन ने ही किचन से नाश्ता लाकर सविता के सामने टेबल पर रख दिया। बेटे का बहू के लिए नाश्ता लगाकर टेबल पर रखना रामकिशन जी को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो कुछ कहते उससे पहले ही सुमित्रा जी ने उन्हें इशारे से चुप ही रहने के लिए कहा। सविता नाश्ता करने के बाद चुपचाप अपने ऑफिस के लिए निकल गई। नवीन भी ठीक उसके पीछे पीछे निकल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नवीन वापस लौट आया। उसके चेहरे पर तनाव के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। वे आते ही शुरू हो गया, देखिए आप लोगों को सुनने में तो कुछ अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन इतना शोरगुल वाला माहौल मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा। टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलना, दीदी और महक का ज़ोर ज़ोर से आपस में बोलना,
मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रवीना की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, भैया अगर मेरे व्यवहार से तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी बच्ची थोड़ी लाउड बोलती है, मैं भी उसे बात करती हूँ तो डांटती हूँ तो वो थोड़ी लाउड हो जाती है। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। रामकिशन जी पूजा पाठ कर रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। वो पूजा के बीच में ही उठ गए। उनकी आदत हमेशा सुनने की रही। वे दूसरों की बातें पहले अच्छी तरह सुनते हैं, उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं ताकि विरोध और विवाद शांत हो जाए। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल जाए तो इस तरह से फट जाते हैं जैसे भूचाल आ गया हो। आज वो बरूब हो गए। देखो नवीन, जब से हम लोग आए हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम ऐश से हो गए है। किसी को कुछ भी बोलने देते से अगर तुम्हें कुछ कहोगे तो बर्दाश्त नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप अपनी माँ और बहन की इज्जत नहीं करोगे तो इससे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बेटी मेरे कहने से यहाँ आई है, उसके दिल को दुखाने वाली कोई बात कहना मुझे मेरा अपमान लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम खुद ही यहाँ तक पहुँच गए हो? तुम्हें बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में परिवार के हर सदस्य का योगदान है। और फिर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी ऊंचाई तक पहुँच जाए, वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ देता, और जो ज़मीन छोड़ देते हैं वो अपराधहीन हो जाते हैं। कहते कहते रामकिशन जी हाँफने लगे। पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गया। उसका ऐसा रूप नवीन ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने थोड़ी सांस लेने के बाद आगे कहना जारी रखा, नवीन अपने बड़े भाई की पिताजी की देखभाल की। तुम भी जानते हो कि पिताजी जब मैं बहुत छोटा था उसी समय गुजर गए थे। जब मैंने होश संभाला तब से मैंने अपने बड़े भाई को पिता का सम्मान माना। तुम्हारी दादी मरने तक मेरे पास ही रही। तो तुमने देखा भी होगा मैंने अपने ममेरे भाई की पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर से ग्रसित थी। अपने 2 कमरे वाले छोटे से क्वार्टर में रखकर 4 महीने तक उनका इलाज कराया। और तुम्हें तुम्हारी माँ बाप, बहन और भांजी 10 दिन के लिए यहाँ आए हैं, वह भारी पड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब अपनी नई पत्नी के ऊपर अपना इम्प्रेशन और रुतबा दिखाने के लिए कर रहे हो, और शायद उसे प्रभावित करने के लिए भी, लेकिन इससे तुम्हारा रुतबा बढ़ेगा नहीं बल्कि उनकी नज़रों में और भी गिर जाओगे। वो अभी यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हें मैं हिदायत दे रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को अपनी पत्नी के सामने मेरे द्वारा अपमानित हुआ ना समझो। पिता की बात सुनकर नवीन हकलाते हुए बोला, आप लोग जो भी कहें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है। इतना कहकर नवीन बिना किसी का कुछ कहे सुने अपने कमरे में जाकर सो गया। आज वो ड्यूटी पर भी नहीं गया और खाना भी नहीं खाया। शाम के करीब 4 बजे नवीन खुद ही उठ उसने वॉशरूम में काफ़ी देर तक स्नान किया, जैसे अपने शरीर पर आए हुए गुस्से की परत को धोकर प्रचलित कर देना चाहता था। थोड़ी देर बाद रामकिशन जी ने उसे नीचे जाते हुए देखा। उसने अपनी बाइक निकाली और बाहर निकालनी पड़ी। कभी कभी तनाव में लोग लंबी ड्राइव के लिए निकल जाते हैं ताकि तनाव थोड़ा कम हो जाए। रामकिशन जी, सुमित्रा जी ने उससे कोई बातचीत नहीं की। वो बस एक तरह से अपरिचित अतिथि बने हुए थे जो दिनों को गिन गिन कर निकाल रहे थे। रात के करीब 8 बजे नवीन और सविता दोनों ने घर में प्रवेश किया। नवीन के हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था, साथ में एक पॉलीथीन बैग भी। आते ही वो डिब्बा उसने महक के हाथों में थमा दिया, पॉलीथीन का पैकेट अपनी माँ के हाथों में दे दिया और अपने पिताजी के पास बैठते हुए बोला, आज सुबह के विवेक के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। कहते कहते उनका गला भर आया। उसने रामकिशन जी का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, पिताजी जब मैं तनाव में रहता था तो आप मेरे बाल सहलाया करते थे, क्या आज मेरे बाल नहीं सहलाओगे? ये सुनकर रामकिशन जी की आंखों में आंसू झलक आए। तभी नवीन ने कहा, पापा आज सुबह आपने मुझे जो कुछ भी सुनाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन माँ तुमने भी क्यों नहीं डांटा?
तुम बचपन में मुझे डांट देती थी तो मेरे सारी गलत काम सही हो जाते थे। उसने देखा कि सारे लोग चुप हैं। उसने फिर कहना जारी रखा, और दीदी तुम मेरे कहने पर सिर्फ टूसवे बहाने लगी। जब मैं छोटा था तो मेरी गलतियों पर कितना डांटती थी, बोलती थी कि माँ से शिकायत कर दूंगी। हालांकि माँ से कभी तुमने मेरी शिकायत नहीं की, लेकिन तुम्हारी इस तरह की धमकी से मैं सीधा होकर रास्ते पर आ जाता था। आज तुमने भी मुझे बदला हुआ समझ लिया, थोड़ा सा भी नहीं डांटा और खुद रोने लगी। आज अगर पापा नहीं डांटते तो मुझे कोई डांटने वाला नहीं था। ऐसा क्या मैं इतना बड़ा हो गया कि तुम मुझे कुछ कह भी नहीं सकते? कहते हुए नवीन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी पीछे से किसी ने उसकी शर्ट खींची। नवीन ने पीछे मुड़कर देखा तो महक रो रही थी। आई एम सॉरी मामू, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कल रात को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो नवीन ने उसे अपने गले से लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी छोटे भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तभी नवीन ने फिर से कहा, माँ पापा मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा छोटा ही रहूँगा। मेरी गलती पर आप लोग मुझे झिझक कर डांट लगा सकते हैं। नवीन बोल ही रहा था तभी दरवाजे की बेल बजी तो सविता ने जाकर दरवाज़ा खोल लिया था। दो आदमी एक बड़ा सा कार्टून लेकर अंदर आए। इसमें क्या है बेटा? सुमित्रा जी ने कहा तो सविता बोली, माँ जी इसमें एसी है, रात को आप लोगों को गर्मी लगती होगी इसलिए एक एसी और ख़रीद लाए। अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, हम तो 5-10 दिन रहेंगे, क्यों 10 दिन के लिए इतने पैसे बर्बाद किए हैं? नहीं माँ जी 10 दिन नहीं, अब आप हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। जब आपके बेटे बहू यहाँ पर हैं तो आप लोग गांव में क्या करोगे? सुमित्रा जी कुछ कहती उससे पहले ही नवीन ने कहा, नहीं माँ अब कुछ और नहीं, आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। और दीदी तुम भी अब महक की छुट्टियां हमारे पास ही बिताओगी। भाई के मुंह से ये सुन रवीना की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। इधर रामकिशन जी और सुमित्रा जी भी अपने बेटे के बदले हुए व्यवहार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आज सबके मन के गिल्ले शिकवे दूर हो चुके थे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल में अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नई नई कहानियाँ हर रोज़ सुनने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। और जो भी नई कहानी आएगी आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, सबसे पहली सूचना आपके पास ज़रूर पहुंचे। दोस्तों आपने हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।